नमस्ते दोस्तों। तो ये जो वीडियो हमारा स्टार्ट हो रहा है इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 मार्केटिंग मैनेजमेंट आपके क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का। हाई चांसेस है कि ये चैप्टर दो वीडियो में डिवाइड होगा क्योंकि काफ़ी बड़ा चैप्टर है। जैसा कि आप देख सकते हैं खाली इंट्रोडक्शन में सॉरी इंडेक्स में इसके 19 पॉइंट्स हैं, जिसमें मार्केटिंग मिक्स तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। सॉरी, मार्केटिंग मिक्स काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या आएगा आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट में। इंट्रोडक्शन आएगा, रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स आएंगे मार्केटिंग से रिलेटेड, ठीक है। मार्केटिंग और सेलिंग दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस हैं ये जानेंगे हम, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट में क्या क्या फ़िलॉसफी चलती है, मतलब कौन कौन से पुरानी रीतियाँ हैं जिन पे आधारित है मार्केटिंग मैनेजमेंट, है ना। क्योंकि आप जानते हो कॉमर्स तो बहुत पुरानी चीज़ है। आपके ब्रिटिशर्स भी हमारे देश में इसीलिए आए थे, और उससे कई साल पहले हम अगर मोहनजोदाड़ो की खुदाई भी करते हैं तो पाते हैं कि इजिप्ट और हमारे बीच ट्रेड होता था, है ना। तो जब ट्रेड है तो ट्रेड की सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसमें मार्केटिंग भी है। और जब मार्केटिंग इतना पुरानी चीज़ है तो उसकी अपनी फ़िलासफ़ीज़ भी हैं, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के। मार्केटिंग मिक्स मतलब कि वो सेट ऑफ टूल्स जो मार्केटिंग में काम आते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, प्राइस डिसाइड करना, है ना। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि चेन क्या होगी जिसके थ्रू जाएगा, कौन से चैनल्स बीच बीच में आते हैं कोई गुड अगर प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचने में। तो बहुत सारे पार्ट है इसके। फिजिकल मूवमेंट क्या होगा उसका, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय वाटरवेज एक्सेट्रा। प्रमोशन बहुत तरीके से होता है, एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग हो गया, पब्लिक रिलेशन हो गया, सब कुछ हम पढ़ेंगे और मोस्ट प्रोबेबली दो वीडियो में सब खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए 19 पॉइंट्स है तो कोशिश करेंगे कि प्राइस मिक्स तक पहुंच जाए 11th पॉइंट, ठीक। इंट्रोडक्शन देखिए, मार्केटर्स अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू इंक्रीज द डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड अर्न प्रॉफिट बाय सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। सही बात है भाई, कि प्रॉफिट क्यों मिलता है किसी को भी, तभी मिलता है जब कस्टमर की नीड्स और वांट सेटिस्फाई होती है ना, वो उनका सामान खरीदते हैं। लेकिन वो सिर्फ सामान ऐसे ही खरीदने चले आते हैं कि आप जब कोई चीज़ खरीदने जाते हैं मार्केट में तो कई बार आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो आपको चाहिए है उसकी कई वैरायटी मिलती है ना। कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें कई सारे फ्लेवर्स या फ्रेगरेंसेस, है ना, कलर्स होंगे, ठीक। कोई प्रोडक्ट ऐसा होगा जिसमें कलर्स और ये सब तो होगा ही होगा, साथ ही साथ बहुत सारे ब्रांड्स होंगे जो उसे बेचते होंगे। कुछ लोकल ब्रांड्स, सॉरी, कुछ लोकल ब्रांड्स होंगे आपके, और कुछ ब्रांड्स आपके होंगे जो आपने टीवी, न्यूज़पेपर, इन सब जगहों पे देखे होंगे, ठीक है। कुछ अननोन भी लगेंगे आपको जिन पे आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे। तो ऐसा क्यों है कि कुछ पे आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो, कुछ को आपने लोकली अपने जानने वालों से सुना है या बहुत ज़्यादा बार देखा है अपने आसपास अलग अलग शॉप्स पे, और कुछ ऐसे हैं जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं। आप जहाँ भी जाते हो आप उनका एडवर्टाइजमेंट देखते हो, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी उनका ब्रांड एम्बेसडर है एक्सेट्रा। और इसी बेसिस पे आप देखोगे कि उनका प्राइस, अक्सर उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इसी हिसाब से वेराई करेगी, जिस हिसाब से उनकी ब्रांडिंग होगी, मार्केटिंग होगी, और आपका ट्रस्ट भी उसी हिसाब से बिल्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लेते हैं कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक आपकी मार्केट में मिलती है, दो मेजर कंपनीज़ हैं, कोका कोला और पेप्सी। ये इनकी कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, ठीक है। जैसे पेप्सी में आपको मिलती है मिरिंडा, पेप्सी खुद, उसके बाद सेवन अप, माउंटेन ड्यू, है ना। इस तरीके से आपके पेप्सी कंपनी के कुछ वैरायटीज़ हैं। सिमिलरली कोका कोला में कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, फैंटा एक्सेट्रा। फिर इसके बाद आते हैं सेकेंडरी ब्रांड्स।
जैसे कि पार्ले, है ना, बिस्लरी, ये कुछ अपनी कोल्ड ड्रिंक्स निकाल के रखे हुए हैं जो बिकती है ठीक ठाक रेट में बिकती, कैच, है ना। फिर आपके थर्ड नंबर पे लोकल आ जाते हैं, लाहौरी जीरा और इस टाइप से आपको नाम सुनने को मिलेगा। लाहौरी जीरा हो सकता है आप सबने ना सुना हो, लेकिन जिस एरिया में आप रहते होगे वहाँ इस टाइप की कुछ ड्रिंक्स बिकती होंगी जो केवल उसी एरिया में बिकती होंगी, ठीक है। और आपने सिर्फ कई बार देखी होगी, इसीलिए आपको पता होगा कि हाँ ऐसी भी एग्जिस्ट करती है। तो ये वैरायटीज़ होती हैं और ये बेस्ड होती है मार्केटिंग पे ही, कि कैसी मार्केटिंग सामने वाला ब्रांड कर रहा है। और जैसी वो मार्केटिंग करता है वैसे ही उसकी इमेज बनती है और उसी इमेज पे वो प्रॉफिट अर्न करता है, क्योंकि उतने ही कस्टमर्स उसको वो सेटिस्फाई कर पाएगा उनकी नीड्स और वांट्स को पूरा करके, उतनी ही वो डिमांड इंक्रीज कर पाएगा अपने प्रोडक्ट के लिए भाई, है कि नहीं। जब ऋतिक रोशन माउंटेन ड्यू का ऐड करते हैं, कहते हैं डर के आगे जीत है ना, या साउथ में महेश बाबू करके एक एक्टर है वो इसका ऐड करते हैं, और आपका सलमान खान शाहरुख खान थम्स अप का ऐड करते हैं, है ना, तेज द थंडर आज कुछ तूफानी हो जाए एक्सेट्रा। तो ये क्या होता है, इससे आपको पता चलता है कि भाई ये जो ड्रिंक्स है ना ये बेस्ट है, ये वन ऑफ द बेस्ट है, इनको अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम, हमें कोई ये नहीं समझेगा कि वो कितना लोकल व्यक्ति है ना। लोग अक्सर ब्रांड्स की तरफ क्यों भागते हैं, क्योंकि वो उसको एसोसिएट करना चाहते हैं अपने आप से, कि लोग जब हमें उस ब्रांड को यूज़ करते देखें, चाहे वो सॉफ्ट ड्रिंक का हो, चाहे वो कपड़ों का हो, चाहे वो बैग का हो, चाहे वो कार बाइक किसी भी चीज़ का हो, है ना। अब रॉयल इनफील्ड, KTM, इसके पीछे लोग ज़्यादा भागते हैं। वही लोग सोचते हैं कि हीरो होंडा स्प्लेंडर या इस टाइप की कोई बाइक है, बजाज डिस्कवर, मीडियोकर है थोड़ी, है ना। तो या जैसे आप देखते हो आजकल ई बाइक्स चली हैं तो उसमें ओला ईथर ये थोड़ी अच्छी मानी जाती हैं, बाकी ब्रांड्स थोड़े लोअर माने जाते हैं। तो ये क्या है, ये सिर्फ आप जो अपने आप को इससे एसोसिएट कर रहे हो, अपनी इमेज को इससे इससे एसोसिएट कर रहे हो, उसी का फ़ायदा उठाते हैं मार्केटर्स। जो भी बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े बिजनेसेस हैं वो क्या करते हैं, मार्केटिंग के थ्रू इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उसका खर्चा अपने पास से करते हैं, वो आप ही से लेते हैं। आप देखते हो हमेशा ऐसे ब्रांड्स के गुड्स ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन वो ये भी करते हैं कि उस इमेज को वो इक्वेट करने के लिए, जो इमेज वो किसी ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी के थ्रू बनवा रहे हैं या बहुत सारा खर्चा करके एडवर्टाइजमेंट मल्टीपल एडवर्टाइजमेंट करके कर रहे हैं, उस इमेज को बनाए रखने के लिए वो क्वालिटी भी उस हिसाब से क्रिएट करते हैं। हालांकि कई बार वो प्रोडक्ट अपने आप में ही, चाहे आप किसी भी ब्रांड का खरीदो, हार्मफुल हो सकता है। जैसे कि अभी हम सॉफ्ट ड्रिंक की बात कर रहे हैं, आप किसी भी ब्रांड की लो, कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही कर रही है, चाहे अच्छा ब्रांड हो चाहे ख़राब ब्रांड हो। लेकिन फिर भी बनाते समय उसको जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखा जाता है, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो मिलाए जा रहे हैं उनकी क्वालिटी, उनकी मतलब वो भी अपने आप में अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, है ना। कब, जब आप अच्छे ब्रांड का सामान लेते हो, महंगा सामान लेते हो तो उस चीज़ को वो मेंटेन रखते हैं, क्योंकि वो गुडविल ख़राब नहीं करना चाहते अपनी। मार्केटिंग क्या है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट है, सही बात है। कोई भी बिजनेस को सक्सेसफुल होने में मार्केटिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। कोई भी गुड्स आपने प्रोड्यूस कर दिए वो ऐसे नहीं बिकेंगे, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, हर फील्ड में, हर टाइप की गुड या सर्विस में बहुत सारी कंपनीज ऑलरेडी इन्वॉल्व होती हैं। तो कोई आपको ही क्यों जाने, कोई आपको ही सामान क्यों खरीदे, सॉरी। ऐसा तभी होगा जब आप उनको ये एहसास दिलाओगे, कस्टमर्स को, जो अल्टीमेट कस्टमर्स हैं, कि भाई ये जो आपकी ब्रांड है ये वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। जब आप उनका ट्रस्ट जीतोगे तभी वो आपका सामान खरीदेंगे, और तभी सामान प्रोड्यूस करने का, गुड्स प्रोड्यूस करने का कोई फ़ायदा है, ठीक। अब कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, जैसे कि मार्केट, मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट। कई बार हम सबको एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मार्केट क्या है, मार्केट एक प्लेस को कहते हैं, ठीक है, जहाँ बायर और सेलर्स एक दूसरे से मिलते हैं, गुड सर्विसेज और उनका प्राइस एक्सचेंज करते हैं। लेकिन आजकल क्या है, आजकल मार्केट कहीं पे भी हो सकती है। आप अमेज़ॉन, ब्लिंकिट, फ्लिपकार्ट पे जाओ वो भी मार्केट है।
तो कहीं पे भी अगर बायर्स और सेलर्स दोनों मौजूद हैं, चाहे फिज़िकली चाहे आर्टिफिशियली, ऑनलाइन, किसी भी तरीके से, वो सब चीज़ें, वो सब जगहें मार्केट कहलाती हैं। ठीक है। साथ ही साथ मार्केट शब्द हम किसी भी चीज़ के पोटेंशियल बायर्स के ग्रुप को भी बोलते हैं। मतलब कि फॉर एग्जांपल हमने बाइसिकल एग्जांपल ले लिया कि भाई इस समय बाइसिकल्स की क्या मार्केट है। किसी एक व्यक्ति ने पूछा, ए ने बी से, बी ने कहा भाई देखो, हम जिस एरिया को कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है ना, उसको हम कवर कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हाई है और लगभग 20-25% पॉपुलेशन आपकी एज करती है 3 ईयर से 21 ईयर्स फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एक्चुअल डेटा नहीं है ये। और ये जो पॉपुलेशन है ये साइकिल खरीदने के लिए रेडी रहती है। धीमे धीमे कोई कह रहा है कि ए कह रहा है, लेकिन धीमे धीमे मार्केट घट रही है, क्योंकि जो नीचे से एज शुरू होती है उसमें लोग इलेक्ट्रिक टॉयस जो बड़े साइज़ के हैं, जिनको ड्राइव किया जा सकता है, उसकी ओर जा रहे हैं। और ऊपर 21 से 16 की ओर जो 5 साल का ये ग्रुप है, ये धीमे धीमे स्कूटी और ई स्कूटी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है। कोई ये कहेगा कि 16 क्यों बोला आपने, तो इलीगल है। नहीं, जो भी आपके नॉन गेड व्हीकल हैं, मतलब स्कूटर्स, चाहे वो पेट्रोल वाले क्यों ना हो, उनका लाइसेंस 16+ पे बन जाता है ज़्यादातर स्टेट्स में। एटलीस्ट उत्तर प्रदेश की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। अच्छा, तो इसीलिए मार्केट को हम प्रोडक्ट बेस भी कह सकते हैं कि कॉटन की क्या मार्केट है, गोल्ड की क्या मार्केट है, जैसे हमने बाइसिकल की बोली। ज्योग्राफिकल भी बोल सकते हैं कि भाई उत्तर प्रदेश की जो मार्केट है, भारत देश की जो मार्केट है, एक्सेट्रा, है ना। टाइप ऑफ बायर के बेसिस भी बोल सकते हैं कि भाई डिफेंस गुड्स की मार्केट, कंज्यूमर गुड्स की मार्केट, इंडस्ट्रियल मार्केट मतलब मशीन्स और प्लांट्स, इन सब की है। या क्वांटिटी ऑफ गुड ट्रांजेक्शन, जैसे रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट, ठीक, लोकल मार्केट। तो ये सब किस पे बेस्ड है, ये क्वांटिटी कितनी बेची जा रही है उसको बोला जाता है। ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कभी कभी कि हमें कोई सामान ज़्यादा चाहिए होता है, तो हम कहते हैं होलसेल मार्केट चलते हैं, क्योंकि वहाँ छोटे फुटकर सामान तो कोई बेचेगा नहीं आपको, लेकिन जब आप बल्क में खरीदोगे तो आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, क्योंकि होलसेल वाले पहले रिटेल को बेचते हैं, फिर रिटेल वाले कस्टमर्स को बेचते हैं। तो अगर कोई कस्टमर बहुत बल्क में गुड्स लेना चाह रहा है, भले ही एक ही बार सही, और वो सीधा होलसेलर के पास जाता है, तो ये उसको उस रेट पे दे सकता है जिस रेट पे ये रिटेलर को देता है। तो इसमें रिटेलर के द्वारा पे किया हुआ टैक्स और उसका प्रॉफिट एक्चुअली कट जाएगा, और डेफिनेटली गुड्स सस्ते में मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब होलसेलर को वो सामान बेचने में कोई बेनिफिट हो। वो अपनी ही चेन के एक व्यक्ति का प्रॉफिट मार्जिन नहीं कट करना चाहेगा, है ना, अगर उसको उतना सेल भी ना हो रहा हो जितना वो किसी रिटेलर को एक बार में देता है ना। मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग क्या है भाई? अभी तक हमने देखा मार्केट क्या था, हम मार्केटिंग देखते हैं। देखिए, कुछ लोगों को लगता है कि शॉपिंग का मतलब मार्केटिंग है ना, जब वो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, कि भाई कुछ गुड्स या सर्विसेज खरीदने गए, हम मार्केटिंग करने गए। जी नहीं, कुछ लोग मार्केटिंग का मतलब समझते हैं सेलिंग, कि मतलब बस सामान जाके बेचना है, इसका मतलब है मार्केटिंग। ठीक, एक बार प्रोडक्ट या सर्विस बन गया, अब हम उसे ले आके सीधे बेच रहे हैं, उसको सेलिंग कहते हैं। ठीक, कुछ लोग उसको डिज़ाइन करना, उसकी ब्रांडिंग करना, इसको मार्केटिंग समझते हैं, जबकि वो मर्चेंडाइजिंग होता है। ये सभी चीज़ें मार्केटिंग का हिस्सा भले ही हो सकती हैं बड़े कॉन्सेप्ट में अगर हम देखें, लेकिन मार्केटिंग केवल मार्केटिंग शब्द को केवल दो तरीके से समझा जा सकता है। सॉरी, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। ट्रेडिशनल मतलब बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करना जिससे कि गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूसर से सीधा कंज्यूमर तक पहुंचे। ठीक है, इसको हम मार्केटिंग कहते हैं। ठीक, जबकि मॉडर्न सेंस में थोड़ा सा आपको ब्लर दिख रहा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आप लोग अपनी बुक में इसको दोबारा पढ़ सकते हैं।
दूसरा क्या है, मार्केटिंग एक सोशल प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल ग्रुप्स जो हैं वो क्या चाहते हैं, है ना, क्या उनकी ज़रूरत है, नीड और वांट, उसको obtain करते हैं। कैसे? प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करके। ठीक है, अब ये प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एक्सचेंज ज़्यादातर मनी या करेंसी के थ्रू होता है, मतलब दो अलग अलग पार्ट्स में होता है। आप जो बना सकते हो, जो भी गुड बना सकते हो, गुड बनाने में मदद कर सकते हो, या जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप वो प्रोवाइड करके पैसे लाते हो, करेंसी पाते हो, और उस करेंसी को खर्च करके आपको जो दूसरा गुड या सर्विस चाहिए है, या दूसरी गुड्स और सर्विसेज अलग अलग क्वांटिटी में चाहिए, वो आप लेते हो। इसको भी मार्केटिंग ही कहते हैं। ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो मार्केटिंग किसी प्रोडक्शन प्रोसेस से पहले ही शुरू हो जाती है और गुड्स बिकने के बाद तक चलती रहती है, क्योंकि इसमें सारी एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले तो नीड और वांट को सेटिस्फाई करना, है ना, पोटेंशियल कस्टमर की या प्रेजेंट कस्टमर की। ऐसे आपकी इंडस्ट्री में सेम तरीके के गुड्स और सर्विसेज लेके तो और भी लोग मार्केटिंग कर रहे हैं या और भी कंपनीज हैं, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बेटर करो उसको। ठीक, फिर और भी लोगों से इंटरेक्ट करना ताकि आप उन्हें परस्यू कर सको कि वो भी आपका प्रोडक्ट या सर्विस खरीदें। ठीक है, फोर्स नहीं करना है, उन्हें परस्यू करना है। ठीक है, मनाना है उन्हें, उनकी ज़रूरत का एहसास दिलाना है, जो ज़रूरत उन्हें हमारे गुड्स या सर्विसेज से होनी है। ठीक, पूरी होनी है। मार्केटिंग एक्टिविटीज़, फर्म क्या करते हैं, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं, कंजम्पशन जो दूसरों के द्वारा होना है उसके लिए गुड्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, तो उन सर्विसेज या गुड्स को वहाँ तक कंज्यूमर तक पहुँचाना प्रोड्यूसर के द्वारा, है ना। इसमें कई सारी एक्टिविटीज़ बीच में आती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट को डिज़ाइन करना, उसकी पैकेजिंग अच्छी करना, उसको संभाल के रखना वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, उसको पहुँचाना, उसकी ब्रांडिंग करना, बेचना उसको, उसके बारे में एडवर्टाइजमेंट करना, ठीक है, उसका प्राइस तय करना, ये सारी चीज़ें बीच में आती हैं। इन सारी एक्टिविटीज़ को, कलेक्शन को क्या बोलते हैं, मार्केटिंग एक्टिविटीज़। ठीक, फीचर्स क्या हैं मार्केटिंग के? सबसे पहले तो नीड और वांट, सोसाइटी में एक नीड या वांट आपके गुड्स की क्रिएट करना, या लोगों को एहसास दिलाना कि उनकी ये एक नीड या वांट अनसेटिस्फाई रह रही है बिना हम आपके प्रोडक्ट के। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा, यही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, नीड फॉर फूड मेक्स अ हंग्री पर्सन अनकंफर्टेबल एंड ही स्टार्ट्स लुकिंग आउट फॉर ऑब्जेक्ट्स टू सेटिस्फाई हंगर। ठीक, मार्केटिंग एम्स टू आइडेंटिफाई unsatisfied needs of the target customer and develop products and service that satisfy such needs। अब देखते हो लोगों को अक्सर बीच में कहीं भूख लग जाती है ना, आपके साथ भी कभी कभी ऐसा होता होगा कि आप अपने दिन भर में जो भी काम काज कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, एक्सेट्रा, है ना, खेलने जा रहे हो, और उसके बाद आपको बीच में कभी कभी भूख लग जाती है। तो एक जॉब का फिक्स डे टाइम होता है ना, उसमें तो अक्सर आप स्कूल लंच लेके जाते हो घर से, वो अपना लंच खुद बना के, घर या मम्मी ने बनाया, पापा ने बनाया, किसी ने बनाया, आप लंच अपना आपको पैक मिल गया आपको, कि आपने पैक कर लिया और आप ले गए। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ अच्छी क्वांटिटी में फूड तो आपकी उस समय नीड सेटिस्फाई हो जाती है लंच टाइम पे। पर जब आगे पीछे कभी आपको भूख लगती है, किसी और को लगती है, मान लीजिए जो जॉब कर रहा है या कुछ, है ना, दिन के 8-10 घंटे बाहर है, तो उसको बीच में कभी भूख लगी तो क्या करते हैं, वैसे तो आजकल लोगों की आदत है फास्ट फूड का ठेला देखा रास्ते में, जहाँ भी जा रहे हैं आ रहे हैं, और वहाँ कुछ खा लिया। लेकिन इस नीड को देखो आप, कि अगर कोई ये समझ पा रहा है कि भाई हमें नहीं रोज़ रोज़ ऐसा फास्ट फूड खाना चाहिए, नहीं समझ पा रहा है, तो बैक टू बैक कई दिन तक खाने के बाद उसे खुद ही समझ में आ जाएगा, तो उसका बॉडी उस जवाब दे देगी, है ना। तो इस नीड को टारगेट किया कुछ ब्रांड्स ने, कुछ ऐसे चॉकलेट्स या कह सकते हैं कि मील बार्स बना के, जैसे कि आपने देखा होगा स्निकर्स, है ना,
अब वो पूरी तरह से चॉकलेट नहीं है, उसमें नट्स और प्रोटीन और ये सब चीज़ों का ध्यान रखा गया है, और काफ़ी हैवी है वो, खाने के बाद आपको पेट भरा लगे इस तरह से बनाया गया है कॉम्पैक्ट साइज़ में। और आप देखोगे कि उसकी एडवर्टाइजिंग यानी मार्केटिंग भी इसी तरीके से की गई है कि आप अपने दिन में कभी और टाइमिंग में आपको एकदम से भूख लग रही है, आप परेशान हो रहे हो, आप एकदम पागल हो जा रहे हो, है ना, और जैसे ही आपको स्निकर्स दिख रहा है आप खा रहे हो, और उसके बाद आप जो है एकदम से नीड आप सेटिस्फाई हो जा रही है। तो इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट बनाए गए, है ना। क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग, बस बिल्कुल यही चीज़ जो मैंने आपसे अभी बताई, यही कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए या सर्विस के लिए एक कंप्लीट ऑफर बनाया जाता है कई बार, है ना। जैसे कि उसके फीचर्स क्या है, जैसे अभी हमने फीचर्स की बात की थी कि भाई भूख मिटा दे रहा है इंस्टेंटली, ठीक, जबकि आपको बहुत काफ़ी भूख लगी तभी। क्वालिटी, ऑब्वियसली अगर कोई ब्रांड उसके साथ जुड़ा हुआ है, ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है, तो क्वालिटी अपने आप ही डिफाइन हो जाती है। प्राइस और अवेलेबिलिटी, कई बार कुछ चीज़ें ऐसी बड़ी और ऐसी होती हैं कि लोग सोचते हैं कि हमारे घर के आसपास नहीं मिल पाएगी, लेकिन अगर सेलर उसे वहाँ तक पहुँचा पा रहा है तो वो मार्केटिंग करता है इस बात की कि भाई इसकी अवेलेबिलिटी आपके नियरेस्ट स्टोर तक है, ठीक। प्राइस, कई बार लोग डिस्काउंट देके या अपने प्राइस को कॉम्पिटिटिव जान के उसको एडवर्टाइज करते हैं कि भाई हमारा जो सामान है वो सबसे कम प्राइस पे अवेलेबल है। इसी तरीके से पूरी इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट की है वो पहुंचाई जाती है, ताकि एक ऑफर क्रिएट हो सके कि भाई आप हमारा सामान खरीदो, है ना, आपके घर के एकदम पास में रीजनेबल रेट पे अच्छी क्वालिटी का सामान हमारी ब्रांड का अवेलेबल है। कस्टमर वैल्यू, वाइल बाइंग अ प्रोडक्ट कंज्यूमर एनालिसिस इट्स कॉस्ट एंड सेटिस्फैक्शन डिराइव फ्रॉम इट, बिल्कुल जब भी आप कोई सामान खरीदने जाओगे तो क्या होगा, आप उस सामान को खरीदने से पहले देखोगे कि वो कितने का मिल रहा है और क्या हमें उस चीज़ की उतनी वैल्यू लग रही है, स्पेशली हमारे अपने लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप एसी लेने गए तो अक्सर सामने वाला कहेगा कि भाई आपके घर या हॉल या रूम कितने स्क्वायर फीट का है जिसमें आप लगाने वाले हो। आप उससे बताओगे फॉर एग्जांपल 200 स्क्वायर फीट, आप घर से सोच के गए हो कि 1.5 टन के एसी में हमारा काम हो जाएगा, बट आप देखोगे कि सामने जो आपको सेलर है वो तुरंत ही कहेगा कि नहीं भैया इतना बड़ा हॉल या इतना बड़ा रूम जो है वो 1.5 टन में ठंडा नहीं हो पाएगा। वो आपको जो ठंडक या जो कूलिंग बताना चाहता है वो बताना चाहता है जैसे आप एटीएम में घुसते हो तो महसूस करते हो उस लेवल की। वो चाहता है कि मतलब वो इतना बड़ा एसी आपको बेचे, वो 2 टन 2.5 टन के प्रोडक्ट को कहेगा कि ये आपके लिए रीजनेबल है, ये आपको खरीदना चाहिए। किस लिए, ताकि जो है आपका रूम प्रॉपर कूलिंग कर सके, आपका रूम प्रॉपरली कूल हो सके। बट वो इमेजिन कर रहा है कि पूरा एटीएम जैसा आपका कमरा आपको ठंडा करना है, जबकि डेली बेसिस पे जब आपको ज़्यादा समय के लिए रूम ठंडा करना होता है, ऐसा कुछ करना होता है, तो आप इतनी इलेक्ट्रिसिटी नहीं अफोर्ड करना चाहते हो और ना ही इतना ठंडे की कोई ज़रूरत महसूस होती है आपको, तो आप उस हिसाब से एसी लेने गए, पर वो ज़बरदस्ती आपको उस चीज़ की वैल्यू बताता है ना। लेकिन आप क्या करते हो, आप देखते हो कि भाई क्या इसकी जो कॉस्ट है उस उतनी सेटिस्फेक्शन हम डिराइव कर पाएंगे, आप कहते हो नहीं हम तो 1.5 टन का ही लेंगे। फिर जिसमें भी ब्रांड में उसको मार्जिन ज़्यादा मिल रहा है या अगर वो एक ही ब्रांड का रखता है तो फिर वो आपको कोशिश करेगा कि आप लॉट में जाओ, 1.5 टन का ही सही पर आप खरीदो, है ना। तो कस्टमर बाइज इट ओनली व्हेन ही फील्स दैट प्रोडक्ट प्रोवाइड्स द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर मनी। आप तभी खरीदोगे जब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैं एसी की ज़रूरत तो है ही, हम घर से निकले हमें एसी खरीदने हैं तो क्योंकि हमें एसी की ज़रूरत है, लेकिन हमें इतने महंगे की भी ज़रूरत नहीं है कि जिसके बदले जो हमें पे करना पड़े वो हमें मोर देन इनफ लगे, ठीक है। लेकिन मार्केटर का काम क्या है, वो भी अपना काम करेगा, वो अपने प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड करके ही रहेगा ताकि लोग उसको वो ज़्यादा प्रेफर करें कंपीटिंग प्रोडक्ट से और वही परचेज करना चाहें। आप देखोगे कि अक्सर ऐसे जो मार्केटर्स हैं वो मना लेते हैं कि अच्छा 2.5 नहीं तो 2 टन तो लीजिए सर, 1.5 टन में तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, मना लेते हैं कस्टमर को। तो मार्केटर की यही काम है, उसका काम है कि वो अपने प्रोडक्ट की वैल्यू एडेड करके बताए, थोड़ा सा ऐसे बताए कि भाई जो इसका प्राइस है तो कुछ भी नहीं है, जो ये चीज़ है जो प्रोडक्ट है उसके आगे। एक्सचेंज मैकेनिज्म, ठीक, मार्केटिंग कैसे चलती है, एक्सचेंज मैकेनिज्म पे चलती है। मतलब कि जो भी मनी या वैल्यूबल कंसिडरेशन आप दे रहे हो उसका प्रोडक्ट या सर्विस से एक्सचेंज, ठीक।
अब चाहे आप बीच में मिडल मैन यूज़ कर लो, जैसे कि एजेंट हो गया, रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया, या सीधे मैन्युफैक्चरर से कस्टमर खरीद ले, है ना? इन सभी को क्या बोला जाएगा? एक्सचेंज मैकेनिज्म बोला जाएगा। एक्सचेंज का एसेंस क्या है? कई बार बड़े ज्योग्राफिकल एरिया में गुड्स प्रोड्यूस होते हैं किसी एक जगह पे और उनकी ज़रूरत हर जगह होती है, तो ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज करना, मतलब कि पहुंचाना वहाँ तक जहाँ कस्टमर है, कई बार मार्केटिंग का पहला काम हो जाता है या सबसे इम्पोर्टेंट काम हो जाता है। अच्छा, एक्सचेंज मैकेनिज्म के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले तो एटलीस्ट दो पार्टी होनी चाहिए, एक बायर और एक सेलर। एटलीस्ट दो पार्टी, इससे ज़्यादा भी हो सकती है ना, मिडिल मैन वगैरह। ईच पार्टी शुड बी कैपेबल ऑफ ऑफरिंग समथिंग ऑफ वैल्यू टू ईच अदर। जो चीज़ सामने वाले को ज़रूरत है वो हर दूसरी पार्टी के पास होनी चाहिए। मतलब जो दूसरे को ज़रूरत है पहले के पास, और जो पहले को ज़रूरत है दूसरे के पास। इसमें से एक मनी हो सकता है, हाईली पॉसिबल। दोनों के अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कम्युनिकेट कर पाए, अपनी बात रख पाए एक दूसरे से, और वो प्रोडक्ट या सर्विस जो सामने वाला चाहता है उस तक पहुंचा पाए। दोनों पार्टी के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो ऑफर को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सके, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक उसे एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं कहा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ किडनैपिंग। मान लीजिए किसी कोई पेरेंट्स का एक बच्चा किडनैप हो गया, ठीक, सेकंड क्लास में है। अब यहाँ पे पहली पार्टी दूसरी पार्टी से मान लीजिए 10 लाख रुपए मांग रही है। अब वो 10 लाख रुपए पहली पार्टी के लिए बिल्कुल, सॉरी, दूसरी पार्टी पहले से मांग रही है, और पहली के लिए वो 10 लाख रुपए एकदम ठीक है, लेकिन वो देंगे क्योंकि उनका बच्चा है, उनके पास है ना। तो यहाँ पे क्या है, फ्रीडम नहीं है। एक पार्टी के पास फ्रीडम नहीं है कि वो ऑफर को एक्सेप्ट रिजेक्ट कर सके, उन्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ रहा है। तो ऐसी चीज़ों को एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं कहा जाएगा, ठीक है। बोथ द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजेक्शन। देखिए जो एग्जांपल मैंने आपको पहले दिया, उसमें भी क्या है, एक विलिंग नहीं है, मजबूर है। यानी एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन सब वॉलंटरी बेसिस पर होना चाहिए, रादर दैन ऑन बेसिस ऑफ एनी कंपल्जन। जबकि वहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिया वो कंपल्जन का था, ठीक है। तो इसलिए एक्सचेंज मैकेनिज्म में ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तभी उसे एक्सचेंज मैकेनिज्म कहा जाएगा। तभी उसमें कोई मार्केटिंग हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, नहीं तो कोई मार्केटिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। बताइए किडनैपिंग की कोई मार्केटिंग होती है? नहीं होती ना। कोई कहे कि हाँ भाई हमने फॉर एग्जांपल लखनऊ सिटी के सारे बच्चे चुरा लिए जितने सेकंड क्लास में पढ़ते थे अलग अलग स्कूल में, अब सबको किडनैप करके हमने मार रखा है। तो ये कौन कितनी बोली लगाएगा, उसको उसका बच्चा पहले मिल जाएगा? है, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, इसकी कोई मार्केटिंग पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये एक इलीगल काम है। अच्छा, जबकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं उनके लिए मार्केटिंग अप्लाई होती है। जो आपको बॉक्स बना होगा, मैं आपको किसी शॉर्ट वीडियो में ज़रूर समझाऊंगा, ये आपके कोर्स के बाहर का, लेकिन अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। व्हाट कैन बी मार्केटेड, क्या क्या चीज़ें मार्केट की जा सकती हैं? ये कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट किया जा सकता है, ठीक है, जिसकी कोई वैल्यू हो दूसरों के लिए, ठीक, जो एक सोर्स ऑफ सेटिस्फैक्शन बन सके, ठीक, या एक बंडल ऑफ यूटिलिटीज़ हो जिसके बहुत सारे यूज़ हों, ऐसी चीज़ों का कॉम्बिनेशन, ठीक, ह्यूमन नीड और वांट को सेटिस्फाई कर सके। ऐसी सब चीज़ों को मार्केट किया जा सकता है। ये केवल फिजिकल ऑब्जेक्ट जैसे सोप, बिस्किट, टीवी एक्सेट्रा तक सीमित नहीं है। ये बहुत सारी सर्विसेज जैसे कि आइडियाज़, प्लेसेस, इन सब के लिए भी मार्केटिंग होती है। कई बार आप देखते हो गुजरात टूरिज्म का ऐड आता है, कुछ कुछ दिन तो जाती गुजरात में, है ना। मध्य प्रदेश टूरिज्म का ऐड आता है, हिंदुस्तान का दिल देखो, है। ये क्या है? ये प्लेसेस का एडवर्टाइजमेंट है, मार्केटिंग है, कि आप यहाँ आके जाओ, ठीक। चाहे आप इसे टूरिज्म सर्विस कह लो, लेकिन कोई गुड तो नहीं बोल सकता है वैसे, या आप इसे गुड्स या सर्विसेज का मिक्सचर कह सकते हो। कोई इंसान वहाँ आएगा, होटल की सर्विस लेगा, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस लेगा, खाना खाएगा यानी गुड्स वगैरह, ठीक, कुछ शॉपिंग करेगा जो वहाँ की लोकल इंपॉर्टेंट चीज़ होगी एंड वो यूनिक चीज़ें होंगी, है ना। तो बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज का मिक्सचर भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी मार्केटिंग हो रही है, ठीक। आइडियाज़ भी मार्केट होते हैं। आप देखते हो कि कई लोग स्टार्टअप खोलते हैं, बनाते हैं उसको, जैसे ही वो चालू हो जाता है अच्छे से उसको बेच देते हैं, दूसरा स्टार्टअप बनाते हैं, है ना। तो आइडियाज़ हैं उनके पास अलग अलग तरीके के जो यूनिक है, जो किसी नए बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक। किसी डॉक्टर की सर्विस लेना, किसी हेयर ड्रेसर की सर्विस लेना, किसी लॉयर की सर्विस लेना,
कोई पेंसिल, साइकिल या कोई इंटेंजिबल गुड्स देना, है ना, ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ मार्केट किया जा सकता है। एनीथिंग दैट इज ऑफ वैल्यू टू द अदर कैन बी मार्केटेड, जो बाकी लोगों के लिए वैल्यूएबल हो उसको मार्केट किया जा सकता है। ठीक। फैशन शो, म्यूजिक कॉन्सर्ट, इस टाइप के इवेंट्स को भी मार्केट किया जा सकता है। ठीक है। एक्सपीरियंस लाइक लंच विद अ सेलिब्रिटी, इसको भी मार्केट किया जा सकता है। पर्सन को मार्केट किया जा सकता है, कैंडिडेट, एज अ कैंडिडेट है इलेक्शन में किसी खड़ा हुआ है वो, तो ठीक। आइडियाज़ जैसे फैमिली प्लानिंग, ब्लड डोनेशन, पोलियो वैक्सीनेशन, इन सबको भी मार्केट किया जा सकता है। सर्विस जैसे इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, बैंकिंग, कि आप हमारे ही बैंक में पैसे जमा किए, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, आप हमारे यहाँ की इंश्योरेंस स्कीम लीजिए, वो ज़्यादा वैल्यूएबल और प्रॉफिटेबल है। ठीक है, एक्सेट्रा। अब बात आता है मार्केटर। मार्केटर वो व्यक्ति होता है जो इस एक्सचेंज के प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एक्टिव पार्ट होता है। ठीक। जनरली कोई सेलर है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एक्सचेंज प्रोसेस में। ठीक है। वो पोटेंशियल बायर के नीड्स को एनालाइज कर रहा है कि इनको क्या ज़रूरत है, फिर एक मार्केट ऑफरिंग क्रिएट कर रहा है, उसके बाद बायर को परस्यू कर रहा है कि वो उनका प्रोडक्ट खरीदे। कई बार जबकि बायर भी ज़्यादा एक्टिव रोल ले सकता है एक्सचेंज प्रोसेस में, जैसे कि किसी कंट्री ने न्यूक्लियर प्लांट इंस्टॉल किया। ठीक है। अब न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई की ज़रूरत है उसे, तो हो सकता है कि वो सप्लायर को कन्विंस करे कि भाई हमें ये सप्लाई किया जाए। ठीक। ये प्रॉमिस करते हुए कि भाई इससे हम किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट के लिए नहीं, बल्कि केवल और केवल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बना रहे हैं, पीसफुल पर्पसेस के लिए बना रहे हैं। ठीक। तो यहाँ पे बायर मार्केटर बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि बायर ही मार्केट बन जाता है, वो सामान खरीदा जाता है, सामान इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं होता है ना। कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है भाई? अभी तक हमने मार्केट पढ़ा, मार्केटिंग पढ़ा, मार्केटर भी पढ़ा, अब हम देखते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक। सारी चीज़ें जो मार्केटिंग से रिलेटेड है, सारी एक्टिविटीज़, उन सब का मैनेजमेंट मार्केटिंग मैनेजमेंट कहलाता है। और मैनेजमेंट हम पहले भी पढ़े हैं, क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जब आपको मार्केटिंग करने के लिए प्लान्स बनाने हो कि आप किन चीज़ों, किन तरीक़ों से मार्केटिंग करोगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग उन सब चीज़ों के लिए, उसमें क्या-क्या सामान ज़रूरत है, क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है, वो कलेक्ट करो। स्टाफिंग, कुछ मार्केटिंग करने के लिए पब्लिक को या लोगों को रिक्रूट करो। डायरेक्टिंग उन्हें काम बताओ। और कंट्रोलिंग, चेक लगाओ कि भाई हाँ, उनकी मार्केटिंग का काम अच्छा चल रहा है कि उससे हमें फ़ायदा हो रहा है कि जितना हमें चाहिए था। इस तरीके से जब आप गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज फैसिलिटेट करते हो प्रोड्यूसर कंज्यूमर के बीच, तो उसको बोलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक। फिलिप कोटलर की भाषा में बोला जाए, मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ चूजिंग टारगेट मार्केट्स एंड गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स, है ना, गेटिंग, कीपिंग एंड ग्रोइंग कस्टमर्स थ्रू क्रिएटिंग, delivering and communicating superior customer values of management। ठीक। कुछ ऐसा माहौल आप बनाएं जिससे कि कस्टमर्स पाए भी, उनको रखे भी अपने पास, मतलब ऐसा ना हो कि वो आपसे एक बार सामान खरीदे फिर किसी और से ले रहे हैं, ग्रो हो, बढ़े कस्टमर आपके। ठीक। ऐसा करने में जो भी आप स्किल लगाते हो, आर्ट लगाते हो, अपनी साइंस लगाते हो, ठीक, टारगेट मार्केट को चूज करने में जो चीज़ें लगाते हो, इन सबको मिला के मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक। प्रोसेस क्या क्या है? सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ टारगेट मार्केट, किन लोगों को आप टारगेट करोगे, किन लोगों को अपना सामान या सर्विस बेचोगे। क्रिएट डिमांड फॉर, फिर उस मार्केट में घुस के आपको अपने प्रोडक्ट की डिमांड बनानी है, क्रिएट करनी है, कैसे भी करके, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग, ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं। क्रिएट सुपीरियर वैल्यू, आपको दिखाना है कि आपका प्रोडक्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट से ज़्यादा ऊपर है, ज़्यादा अच्छा है। ये सब जब आप करते हैं तो उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, 3 स्टेप का होता है। ठीक। एक तरीके से डिमांड को गए इफेक्टिवली मैनेज कर ले रहे हैं अपने गुड की, कि आपके गुड्स की कितनी डिमांड है, आपकी सर्विस की कितनी डिमांड है, उसको प्रॉपरली मैनेज कर पा रहे हो, उसे ही मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, है ना। इसके बाद आता है आपका मार्केटिंग एंड सेलिंग। एक बार मैं देख लूँ जरा कितना लंबा वीडियो हो गया, 35 मिनट्स का ऑलरेडी हो गया, 10 मिनट्स का और बनाएंगे, उसके बाद हम इसे
वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है, और बाकी पार्ट हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। मार्केटिंग और सेलिंग, मार्केटिंग सेलिंग में क्या मैचिंग है, क्या अलग है? देखिए, सबसे पहले लगता है कि ये सेम मीनिंग है ना, अक्सर, जबकि बहुत डिफरेंट है। सेलिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, जो केवल और केवल गुड्स और सर्विसेज को सेल्समैनशिप, एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी या शॉर्ट टर्म इंसेंटिव के थ्रू प्रमोट करता है कि भाई हमारा गुड या सर्विस ज़्यादा अच्छा है, ठीक, और जिससे कि किसी भी तरीके से बायर हमारा सामान खरीद ले। सेलिंग केवल गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफ़र करने तक ही है। एग्रेसिव प्रमोशन है, आप देखते हो ना, सेल्समैन कोई आता है तो वो चाहता है कि आप बस उसका सामान खरीद ही लो, रोएगा गाएगा कुछ भी करेगा। क्योंकि मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें प्राइसिंग, प्लानिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत कुछ आता है, एडवर्टाइजिंग, और ये कोशिश करता है कि कस्टमर की नीड्स सच में सेटिस्फाई हों। ये भी कोशिश करता है कि जो भी मार्केटिंग हो, ये जो भी सामने वाले के दिमाग में एक इमेज बने आपकी, कुछ अच्छी बने और हमेशा के लिए बन जाए, है ना, लंबे समय के लिए। तो इसीलिए सेलिंग जो है केवल एक पार्ट है मार्केटिंग का, जबकि मार्केटिंग एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, ठीक। डिफरेंस एज यूजुअल, एक टेबल बनी हुई है तो आपको घर पे खुद से तैयार करनी है, ठीक। मार्केटिंग मैनेजमेंट की क्या क्या फिलोसफी है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। हमेशा देखा जाता है कि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करिए जिससे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट सके। ये एक फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब कि ट्रेडिशनल तरीका चला आ रहा है जो। कंज्यूमर फेवर दिस प्रोडक्ट विच आर वाइडली अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल प्राइस। सही बात है, जब पर यूनिट कॉस्ट कम होगा और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे होगे तो दोनों ही चीज़ों से क्या होगा, कस्टमर को ये ईजिली अवेलेबल होगा और अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल होगा। तो कई बार इस तरीके को एक सक्सेस माना जा सकता है, प्रोडक्ट की मार्केटिंग का तरीका, ठीक है। ग्रेटर एम्फेसिस प्लेस्ड ऑन इम्प्रूविंग द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। ज़्यादा ध्यान इसमें दिया जाता है कि प्रोडक्शन कैसे सस्ता और अच्छा हो सके और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी कितनी हो सके, मतलब कि मैक्सिमम लोगों तक हम इन गुड्स को पहुंचा सकें, ठीक। मेन फोकस होता है लार्ज स्केल प्रोडक्शन जिससे कि कॉस्ट रिड्यूस हो। ड्रॉबैक क्या है? अवेलेबिलिटी एंड लो प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डू नॉट इंश्योर इंक्रीज सेल एंड सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ द फर्म। सही बात है, कई बार ज़रूरी नहीं होता। देखिए, कई बार मतलब ये नहीं हमेशा, है ना, ऐसा भी होता है कि कोई सामान आपको हर दुकान पे हर जगह दिखे बल्क में, आपको लगे कि हाँ ये बिक रहा है, ये अच्छी चीज़ है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं इसीलिए दिख रहा है हर जगह, और आप उसे खरीदें, ठीक, ऐसा हो सकता है। लेकिन अक्सर ये भी होता है कि इतनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी और इतना लो प्राइस, मतलब सस्ते में अवेलेबिलिटी, कई बार फर्म की ग्रोथ को और सर्वाइवल को पीछे ढकेलती है, क्योंकि ऐसे गुड्स को लोग अच्छा नहीं समझते, इन्फीरियर समझते हैं। जैसा कि आपने पहले पढ़ा है 11th क्लास के इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सेप्शंस में, कि गिवन गुड्स होते हैं, कुछ कुछ जो है इन्फीरियर गुड्स होते हैं जिनको लोग, जब उनकी सैलरी, इनकम एक्सेट्रा कम होती है तब वो खरीदते हैं मजबूरी में, इसीलिए उनकी डिमांड इनकम से वाइस वर्सा होती है। तो ये था आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। दूसरा होता है प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट में क्या देखा जाता है? क्वालिटी, परफॉर्मेंस, फीचर्स, ये सब जो है बहुत अच्छे हों प्रोडक्ट के, ठीक है। क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे ध्यान दिया जाने लगता है, ठीक। मेन फोकस यही होता है, क्वालिटी, परफॉर्मेंस और फीचर्स। ड्रॉबैक क्या है? कस्टमर कई बार इसलिए नहीं खरीद पाते क्योंकि वो इतनी अच्छी क्वालिटी की उनको ज़रूरत ही नहीं होती या अफोर्डेबल नहीं होते उनके लिए, है ना। कई बार ऐसा होता है कि कई कंज्यूमर ऐसे भी होते हैं जो महंगा सामान ही खरीदते हैं केवल, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो महंगा सामान है वो क्वालिटी का एश्योरेंस है, ठीक। तो इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, कि प्रोडक्ट पे फोकस करना। पहला था प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन पे एम्फेसिस, थोड़ा ज़्यादा जोर, यहाँ प्रोडक्ट पे जोर, उसका अच्छा प्राइस, उसका अच्छा क्वालिटी, है ना। और फिर थर्ड आता है सेलिंग कॉन्सेप्ट। इसमें केवल और केवल एग्रेसिव सेलिंग, प्रमोशनल एफर्ट, जिससे कि कस्टमर किसी भी तरीके से एक ही बार से ही हमारा सामान खरीद ही ले, ठीक। इसमें क्या होता है, कई सारा इंक्रीज कंपटीशन होता है, सभी इसी तरीके का काम कर रहे होते हैं, तो इसीलिए प्रोडक्ट का कोई सर्वाइवल या ग्रोथ का चांस नहीं होता है, ठीक। सेलिंग कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि कस्टमर जो है सामान खरीदेगा ही नहीं अगर उसको पूरी तरीके से मोटिवेट या कन्विंस आप नहीं करोगे, ठीक। वो गलत बिलीफ है इनका।
कई बार पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग जो है इस तरीके की टेक्निक मानी जाती है कि बहुत एसेंशियल है, तो इसके बिना सामान नहीं बिकेगा। एग्रेसिव सेलिंग में अक्सर बिजनेस फर्म का फोकस जो है प्रॉफिट मार्जिन पे नहीं रह जाता, क्वालिटी पे नहीं रहता, बल्कि इंक्रीज सेल ऑफ प्रोडक्शन पर हो जाता है कि जितना मैक्सिमम हो वैसा उतना बनाए और बेचे, ज़बरदस्ती बेचे। ड्रॉबैक है, कस्टमर एक बार जो है गलत तरीके से परसीव हो गया तो उसके दिमाग में फर्म की इमेज बहुत ख़राब बन जाती है। इसीलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट जो है शॉर्ट रन में सक्सेसफुल हो सकता है, लॉन्ग रन में नहीं। ठीक है, आप किसी भी लंबी चलती कंपनी को जो कई सालों से फेमस हो, ऐसे को आप नहीं देखोगे कि इसने सामान ऐसे ऐसे कभी भी बेचा था कि ज़बरदस्ती बेचा हो उनको, है ना। फोर्थ आता है आपका मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इसमें क्या क्या रहता है, इसमें जोर दिया जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके। ठीक है, कस्टमर के नीड्स और रिक्वायरमेंट्स को ढूंढा जाए और उनको इफेक्टिव तरीके से सेटिस्फाई किया है। मतलब कि ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है आपका। ठीक है, इसमें आप जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी चाहते हो, लेकिन किसके थ्रू, कस्टमर्स के थ्रू, कि वो सेटिस्फाई इतना हो जाए, इतना अच्छा सामान दे दो उनको। आप देखते होगे कुछ ब्रांड्स इतना अच्छा सामान देते हैं कि कोई और उस ब्रांड को छोड़ के कहीं जाना ही नहीं चाहता, और इस वजह से वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाते हैं। यही बेस्ट वे है, सबसे सही वे है मार्केटिंग का। ठीक। सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, इसमें क्या होता है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन के साथ साथ जो है सोसाइटी और कस्टमर के वेलफेयर पे बहुत जोर दिया जाता है। जैसे कि कोई ब्रांड जो है क्या कहता है कि एंटी ड्रग्स, जो केमिकल ड्रग्स वगैरह हैं उनके खिलाफ कोई कैंपेन चला रहा है तो उसकी इमेज अच्छी होगी। वो कई सारे एनजीओ चला रहा है तो उसकी इमेज अच्छी होगी, है ना। और वो उसको थोड़ा मार्केट भी कर रहा है, क्योंकि उसकी ये अच्छी इमेज ही उसका सामान ज़्यादा बिकेगी। इसको बोलते हैं सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। इन पांचों में जो डिफरेंस है वो आप टैबुलर फॉर्म में दिया है या होमवर्क में एज यूजुअल तैयार करेंगे। और 11.5 यानी फंक्शन ऑफ मार्केटिंग से जो है हम अगले वीडियो में चलेंगे। ठीक। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि चैप्टर 11 का पार्ट बी होगा।